नमस्कार। कभी दुनिया के नक्शे को देखा है? मतलब ये महाद्वीप और महासागर ऐसे अजीब से क्यों दिखते हैं? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। पृथ्वी की सतह पर देखो, करीब 71% पानी ही पानी है। और सिर्फ 29% जमीन, और वो भी ज्यादातर जमीन उत्तरी गोलार्ध में है। ये सब बना कैसे? बिल्कुल, ये एक बड़ी पहेली रही है और इसी को सुलझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश आप कह सकते हैं 20th सेंचुरी के शुरुआत में हुई थी। अच्छा, किसने की थी? एक जर्मन विद्वान थे, एल्फ्रेड वेगनर। मौसम विज्ञानी थे वैसे तो, पर उन्होंने भूविज्ञान में एक क्रांतिकारी विचार रखा। क्या विचार था वो? उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन। आज हम इसी सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके सबूत क्या थे और इसे उस वक्त क्यों नहीं माना गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपों का खिसकना, सुनने में ही अजीब है। तो वेगनर असल में कह क्या रहे थे? वेगनर का कहना था कि करोड़ों साल पहले, लगभग 30 करोड़ साल पहले, आज के जो सारे महाद्वीप है ना, वो एक साथ जुड़े हुए थे। सब एक साथ, एक ही जगह पे? हाँ, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट। उन्होंने इसे नाम दिया पैंजिया। पैंजिया मतलब सारी जमीन। पैंजिया। और इसके चारों तरफ सोचिए एक ही बहुत बड़ा महासागर था, पैंथालासा, मतलब सारा पानी। कमाल है, एक जमीन का टुकड़ा और एक ही समंदर। फिर ये आज जैसे अलग अलग कैसे हो गए? हाँ, तो वेगनर के मुताबिक करीब 20 करोड़ साल पहले ये जो पैंजिया था, ये टूटना शुरू हुआ। टूटना शुरू हुआ? जी। पहले ये दो बड़े हिस्सों में बटा। एक उत्तर में, जिसे लोरेशिया कहा गया। इससे बाद में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया बने। अच्छा, लोरेशिया। और दूसरा हिस्सा दक्षिण में, गोंडवाना लैंड। इसमें से फिर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? हाँ, बिल्कुल। और इन दोनों बड़े हिस्सों के बीच एक नया सागर बन गया, जिसे टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर। वेगनर का मानना था कि महाद्वीप जो हैं, वो सियाल, मतलब हल्की ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बने हैं। सियाल? तैर रहे हैं, जैसे बर्फ पानी पर तैरती है ना, कुछ वैसा ही, और धीरे धीरे खिसक रहे हैं। ये तो सुनने में किसी कहानी जैसा लग रहा है। क्या उनके पास इस बड़े दावे के लिए कोई सबूत भी थे? मतलब कुछ तो दिखाया होगा उन्होंने। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहीं वेगनर का काम बहुत प्रभावशाली हो जाता है। उन्होंने कई अलग अलग फील्ड से सबूत जमा किए थे। जैसे कि सबसे मजेदार क्या था? सबसे मशहूर सबूत है जिगसॉ फिट। आप अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के नक्शे को देखिए जरा। हाँ, देखता हूँ। दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है और अफ्रीका का पश्चिमी तट, वो कमाल के तरीके से एक दूसरे में फिट होते दिखते हैं, जैसे किसी पहेली के दो टुकड़े हों। अरे हाँ, ये तो मैंने भी ध्यान दिया है पहले। बिल्कुल फिट होते हैं। है ना? ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने भूवैज्ञानिक समानताएं भी दिखाई। वो क्या? मतलब चट्टानों की बनावट? हाँ, सिर्फ किनारे ही नहीं, अटलांटिक के पार जो पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं, वो भी मिलती जुलती हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के पुराने एपलाचियन पहाड़ और यूरोप के कैलेडोनियन पहाड़, उनकी उम्र, उनकी बनावट काफी मिलती है। अच्छा, पहाड़ों में भी समानता? जी। इसी तरह अफ्रीका और ब्राजील के तटों पर चट्टानों की परतें भी एक जैसी मिलती हैं, जैसे वो कभी साथ जुड़े रहे हों। ठीक है, ये भी मान लिया। और कुछ? जीवाश्म, ये शायद सबसे जबरदस्त सबूतों में से एक था। जीवाश्म कैसे? देखिए, मेसोसॉरस नाम का एक छोटा सा ताजे पानी में रहने वाला सरीसृप था। उसके जीवाश्म सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्से और दक्षिणी अफ्रीका में मिले हैं, कहीं और नहीं। सिर्फ इन दो जगह? हाँ। अब सोचिए, ये छोटा सा जीव जो ताजे पानी में रहता था, क्या वो पूरा अटलांटिक महासागर तैर कर पार कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नामुमकिन है। सही कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि ये दोनों जमीनें उस वक्त जुड़ी हुई थीं और ये जीव आराम से इधर उधर घूमता था। वाह, ये तो कमाल का सबूत है। बिल्कुल। इसी तरह ग्लॉसोप्टेरस नाम के एक पौधे के जीवाश्म भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, इन सब दक्षिणी महाद्वीपों पर मिले हैं। अच्छा, और कोई सबूत? हाँ, प्राचीन जलवायु के निशान, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जलवायु? वो कैसे? देखिए, आज के जो गर्म इलाके हैं, जैसे भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पुराने ग्लेशियरों के घिसने के निशान मिलते हैं। टिलाइट नाम की चट्टानें मिलती हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं। गर्म इलाकों में ग्लेशियर का निशान, ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है। और दूसरी तरफ
अंटार्कटिका जैसे बर्फीले इलाके में कोयले के बड़े भंडार मिले हैं। और कोयला कैसे बनता है? गरम दलदली जंगलों से। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है ना, कि ये महाद्वीप हमेशा से वहाँ नहीं थे जहाँ आज है। ये खिसक कर ऐसी जगह पहुँचे हैं। पहले किसी और जलवायु वाले क्षेत्र में रहे होंगे। ये सारे सबूत मिलाकर तो कहानी काफी मजबूत लगती है। जिग्सॉ फिट, चट्टानें, जीवाश्म, पुरानी जलवायु, इतने सब के बाद भी वैज्ञानिक समुदाय ने वैगनर की बात क्यों नहीं मानी? कोई बड़ी कमी रह गई थी क्या उनके सिद्धांत में? बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। देखिए, वैगनर ने ये तो बहुत अच्छे से बताया कि क्या हुआ, मतलब महाद्वीप खिसके, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी क्या? वो ये नहीं समझा पाए कि कैसे हुआ। मतलब इन इतने विशाल महाद्वीपों को खिसकाने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए ना, वो ताकत आई कहाँ से? इसका जवाब वैगनर के पास नहीं था। ओह, तो उन्होंने कोई कारण नहीं बताया? उन्होंने कोशिश की थी, 2 कारण सुझाए थे। एक तो पृथ्वी के घूमने से जो अपकेंद्रीय बल पैदा होता है वो, बिल्कुल। और दूसरा चांद और सूर्य का ज्वारीय खिंचाव जो समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। अच्छा, तो ये बल काफी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे वैज्ञानिकों ने, खास तौर पर हेरोल्ड जेफरी नाम के एक भौतिक विज्ञानी ने हिसाब लगाकर बताया कि ये बल तो इतने ज्यादा कमजोर हैं कि वो महाद्वीपों को हिलाने के लिए जितनी ताकत चाहिए उसके 10 लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। अरे बाप रे, इतना कमजोर? हाँ, तो ये सबसे बड़ी आलोचना थी। इसके अलावा वो ये भी ठीक से नहीं समझा पाए कि रॉकीज और एंडीज जैसे जो विशाल मोड़दार पर्वत हैं वो कैसे बने। हाँ, ये भी तो अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि महाद्वीप जब पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तो समुद्र तल की चट्टानों से टकराकर मुड़ गए, लेकिन ये व्याख्या भी नाकाफी मानी गई। तो संक्षेप में उन्होंने ये तो दिखा दिया कि महाद्वीप खिसक रहे हैं, पर क्यों और कैसे खिसक रहे हैं ये नहीं बता पाए। बिल्कुल सही। और विज्ञान में कैसे का जवाब बहुत जरूरी होता है। बिना क्रियाविधि बताए कोई सिद्धांत स्वीकार करना मुश्किल होता है। तो वैगनर का सिद्धांत उनके जीवन काल में तो स्वीकार नहीं हुआ, पर ऐसा लगता है कि इसमें एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। आगे चलकर इसका कोई महत्व रहा? हाँ, बहुत ज्यादा महत्व रहा। भले ही वैगनर खिसकने का सही कारण नहीं बता पाई, लेकिन उन्होंने पहली बार इतने सारे अलग अलग विज्ञानों, भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जलवायु विज्ञान से सबूत इकट्ठा करके ये जबरदस्त तरीके से स्थापित किया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। ये अपने आप में बड़ी बात थी उस समय के लिए। बहुत बड़ी बात। उन्होंने वैज्ञानिकों को पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उनके काम ने असल में वो नींव रखी जिस पर बाद में शोध हुआ। अच्छा, किस तरह का शोध? जैसे समुद्र तल के विस्तार का पता चलना, और फिर हैरी हीज जैसे वैज्ञानिकों ने इन विचारों को आगे बढ़ाया, और इसी नींव पर आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक्स का आधुनिक सिद्धांत विकसित हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स, हाँ, वो तो आज सर्वमान्य है। जी हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स आज हमें समझाता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत विशाल प्लेटों में बटी हुई है और वो क्यों और कैसे घूमती हैं, मैंटल में चलने वाली संवहन धाराओं की वजह से। तो कह सकते हैं कि वैगनर ने दरवाजा खोला था, भले ही वो खुद उस दरवाजे से पूरी तरह अंदर नहीं जा पाए। सही कहा। तो यहाँ एक विचार के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। अगर वैगनर के सुझाए बल, जैसे पृथ्वी का घूमना या ज्वारीय खिंचाव, महाद्वीपों को हिलाने के लिए नाकाफी थे, तो फिर वो कौन सी असली जबरदस्त अंदरूनी ताकतें हैं जो आज भी इन भीमकाय टेक्टोनिक प्लेटों को हमारी पृथ्वी की सतह पर लगातार इधर उधर खिसका रही हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद इससे हमें अपने ग्रह के अंदर छिपी अपार शक्ति का कुछ और गहरा अंदाजा लगे।